गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम ग्रुप 17 कर चुके थे, राइट। हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन में एक बच्चे को दिक्कत आ रही थी, तो एक बार हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। लाइक कल मैंने जो आप लोगों को दिए थे, क्या था फर्स्ट हमारा I3 नेगेटिव, ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया था। नेक्स्ट I5 नेगेटिव देख लेते हैं कैसे होगा। I5 नेगेटिव में एक आई को हम कंसीडर कर लेंगे एज सेंट्रल एटम, बाकी के चार आई यूज होंगे एज पर अटैचमेंट्स, राइट। और साथ में नेगेटिव साइन। आई किसका है? आयोडीन बैलेंस ग्रुप 17 का है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 7 होंगे। तो 7 प्लस इस आई के भी 7 कितने आएंगे? 4, तो इनटू में 4 माइनस है यहाँ पर, तो प्लस 1। अब यहाँ पर टोटल करके आ जाएगा हमारा 36। 36 डिवाइडेड बाय 8 कितना जाएगा? 4 पे जाएगा। रिमाइंडर विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4 हमारे देखो क्या है? बॉन्ड पेयर, तो 2 will be our lone pair and x value is 6, so hybridization will be sp3b2। 3 to 5 and 1 6, तो हो गया 6। अब सभी को पता है 6 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में, दो एक साइड में, राइट। अब हमारे पास 2 lone pairs हैं। In case of sp3b2, our lone pairs will be attached on up and down side। तो यहाँ पर हम लगा देंगे अपने lone pairs। एक lone pair यहाँ पर लग जाएगा, दूसरा lone pair यहाँ पर लग जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पर I, यहाँ पर भी I, यहाँ भी और यहाँ भी। माइनस चार्ज है, तो ब्रैकेट में n क्लोज करो और here will be नेगेटिव चार्ज। शेप का नाम क्या होगा? लॉन पेयर्स को छुपा लो, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। एंड I3 के केस में भी दिक्कत थी, क्या थी वो? I3 नेगेटिव में सेम इसी तरह I into I2 नेगेटिव कर देंगे, राइट। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 प्लस 7 into 2 नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव 1, यहाँ आएगा हमारा 22, राइट। आ गया ये। अब 22 को डिवाइड करोगे 8 2 जा 16, 22 माइनस 16 कितना होता है? 6 होता है भाई, तो इसलिए यहाँ पर 6 आया था। शायद अब क्लियर हो गया हो, तो 2 प्लस 3 आ गया था यहाँ पर, राइट। अब चलो चलते हैं हम, मैं दूसरों की भी शेप दिखा देती हूँ, फिर चलते हैं अपना ग्रुप 16। ICl2 नेगेटिव आया हमारा। ICl2 नेगेटिव की शेप होगी लीनियर। क्या शेप होगी? लीनियर। लाइक I3 नेगेटिव ही होगा ये भी सेम, क्योंकि I3 नेगेटिव में भी दो I थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही रहने थे, यहाँ पर भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही रहने हैं, तो सेम केस होगा। इसी तरह ICl4 नेगेटिव, क्या है ये? ICl4 नेगेटिव, इट इज लाइक I5 नेगेटिव। I टोटल 5 है, ये भी 5 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, तो सेम केस हो रहे हैं, इसलिए ठीक है। शेप वही होगी जैसे ये बनी हुई है, स्क्वायर प्लेन, राइट। नेक्स्ट है 4 नेगेटिव, इसका 5 ही है, 7 सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सेम केस I5 नेगेटिव जैसा ही बनता है। इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। इन दोनों की लीनियर, बाकी तीन की स्क्वायर प्लेनर। अब कैसे आएगी? दो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, बाकी शायद आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट जब चलते हैं ग्रुप 16 पर, ग्रुप 18 हो गया हमारा, ग्रुप 17 हो गया। नाउ
इट्स टर्न ऑफ ग्रुप 16, राइट। फिर उसके बाद देखेंगे अपना ग्रुप 15। आती है बात ग्रुप 16 की। जैसे ग्रुप 18 समझ में आ गया, ग्रुप 17 समझ में आ गया, सेम इसी तरह ग्रुप 16 समझ जाना है, क्योंकि सेम ही चीजें यूज होनी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले ग्रुप 16 पढ़ने से पहले हमें उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, तभी तो स्टडी कर पाएंगे। उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस ग्रुप को याद कैसे करना है, इस ग्रुप 16 को लर्न कैसे करना है। ये याद होगा कैसे, ओ सर से ते को, ओ सर से ते को। कॉपी करने को हरियाणा में क्या बोलते हैं, टेप ना बोलते हैं, तो वही लिखा है हमने, ओ सर से ते को। मैं लिख देती हूँ, ओ सर से। किसी ने अपने निमोनिक्स से याद किया हो, अपने की पॉइंट से याद किया हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम बस मेन थिंग इज ग्रुप 16 हमें याद होना चाहिए कि ग्रुप 16 होता क्या है, राइट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सभी को पता है कितना होता है, 8। मैजिक नंबर्स लिखो तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 18, 18, 32। एक ऊपर वाला 8 चला गया, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, राइट। ऐड करेंगे, लिखो 16, 16, 18, 34, 34, 18, 52 and 52, 32, 84। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम किसकी हेल्प लेंगे, नोबल गैसेस की। तो लेते हैं अपने नोबल गैसेस की हेल्प। टीना, नीना और करीना, टीना, नीना और करीना 0। रहना के लिए स्पेस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, राइट। 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद आप लिख सकते हो, तो लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p4। 1s2 तो कवर हो गया भाई इसके अंदर। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2s2, 2p4। क्या आ जाएगा 2s2, 2p4। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं अपने, 2, 2, 4, 4, 4, 8 हो गया 8 टोटल। इसी तरह नीचे चलते हैं, 10 होता है, यहाँ आ जाएगा 3s2, 3p4, 10, 2, 12, 12, 4, 16, राइट। इसी तरह हम आगे चलेंगे, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4s2, 4p4। नंबर कितना है यहाँ पर 34, इसका 18 होता है, 18 to 20 और 20 और 4 24, लेकिन है कितना 34। डिफरेंस कितने का है 10 का, और 10 किस में आते हैं बी में, और डी शुरू होता है 3 से, तो फिर 3d10 ये क्या आ गया यहाँ पर 3d10। इसी तरह बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ आएगा 4, 5s2, 5p4, इससे कंप्लीट हो जाएंगे 32, सॉरी 52, राइट। इसी तरह बात करते हैं आगे फर्दर हम, यहाँ पर है यहाँ आ जाएगा 5d10, 6s2, 6p4। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं हमारे आएंगे 2, 4, 8, 8, 10, 18, 18, और यहाँ पर आता है हमारा 52, 52, 18, 70, लेकिन है कितने 84, तो 70 आ गए। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया 14 का आया। 14 किस में आते हैं सभी को पता है, एफ में आता
14 और F कहाँ से शुरू होता है, हमारा F शुरू होता है 4 से, तो यहाँ पर आ गया 4F14 5D10 6S2 6P4। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ लो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही हमें सबसे पहला क्वेश्चन करना है। कुछ सुना होगा +1 में, पढ़ के आए हो क्या कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, अब जहां जहां पर भी D आ रहा है और जहां F और D दोनों आ रहा है वहां वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। जहां पर भी क्या है, D है और F है, यहाँ पर दोनों ही है। तो पहली बात तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है D और F ऑर्बिटल की वजह से। कैसे लगता है, क्या होता है, अब सभी को पता है D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा होता है। D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है। पहले हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं ऑक्सीजन का। ये रहा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ठीक है, S शेल P D S P D F। अब इसमें क्या है, सिर्फ S और P है, ना D है ना F है। ये बात हो रही है ऑक्सीजन, ठीक है, छोटा सा है बेचारा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन दोनों से पूरा पूरा होगा। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, तो जो S के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है S, ये P, S के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो S के इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे वो कहाँ आए जाएंगे, P। तो इसकी वजह से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4। और सॉरी, इसके ऊपर चार्ज की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे सिर्फ 4 में से आएंगे जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो S और P दोनों में होता है ज्यादा। अगर हम ऐसे भी ना लें, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है इसकी 2, ऑर्बिटल की जगह अगर हम बोले कि 2 आउटर शेल में से ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो 2 में से ही होंगे, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 2 में, 6 है, तो ये +6 चार्ज शो कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, +6 चार्ज शो कर सकता है। ये है मान लो हमारी K शेल, ये है हमारी L शेल। इस तरह समझो से K के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है तो K के इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। इसी तरह यहाँ पर भी वो +6 ही शो कर सकता है, क्योंकि अंदर वाली शेल से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बाहर वालियों को ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। और बाहर वाली शेल का नंबर कितना है, 3, तो 3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो लूज हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सिलेनियम टेल्यूरियम की, और ये डी आने से क्या होता है, देखो पहले साइज छोटा था, तो पहले साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे इनके साथ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके पास अट्रैक्शन ज्यादा था, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, सारा अट्रैक्शन इन्होंने खींच लिया था। लेकिन जैसे ही डी आया, जैसे ही क्या आया, डी ऑर्बिटल आया, तो उससे क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, इन लोगों के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है
कुछ यहाँ पर भी होंगे, कुछ यहाँ पर भी होंगे। मान लो ये डी है, डी कैसा है, बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एस और पी के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, डी की वजह से स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पहले तो ये शील्ड हो रखे थे, यहाँ पर थी 100% शील्डिंग, मींस न्यूक्लियस को ये लोग इतने दिखाई ही नहीं दे रहे थे कि उनके जाने या ना जाने से उससे फर्क पड़ता, तो हमने लिख दिया वहां पर 100% शील्डिंग। डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, हम बेटर है इसको कैसे समझे। ऑक्सीजन और सल्फर का केस वो है कि भाई पीएम मोदी की कोई पीएम मोदी की कोई रैली चल रही है, राइट, पीएम मोदी की क्या चल रही है, रैली चल रही है, उसमें बहुत भीड़ होगी, चाहे बेशक आपका किसी खास बंदे से रिलेशन हो पॉलिटिक्स में, लेकिन जब आप उस इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा होंगे तो पीएम मोदी को शायद आप दिखाई भी नहीं दोगे, तो उसको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप दिखाई ही नहीं दिए। तो ऑक्सीजन और सल्फर का केस वो होता है, ठीक। सिलेनियम के आने के बाद क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होता है उसका साइज होता है बड़ा, मींस आपका कांटेक्ट किसी और बड़े इंसान से हो गया। अब न्यूक्लियस है, मान लो हमारा पीएम मोदी, पहले तो आप न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जैसे ही डी आया, बहुत बड़ा आदमी एंटर हुआ आपकी लाइफ में, आप क्या करोगे कि भाई मेरी तो मोदी जी से मुलाकात करवा दो, मैं तो बहुत वेट कर रहा था उनसे मिलने का, तो एक चांसेस होंगे कि वो आपका करवा देगा उससे, तो बड़े आदमी का यही तो होता है ना, उसकी अप्रोचेस ज्यादा चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल आने की वजह से जो ये हमारा एस है, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से हो जाता है, तो जैसे ही इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से होगा तो क्या होगा, इनका तो अट्रैक्शन हो गया, अब न्यूक्लियस तो इसे जाने नहीं देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो सिर्फ ये होंगे, तो इट विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, एस का अट्रैक्शन किसके साथ हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ, तो वो तो लूज नहीं होंगे, सिर्फ ये लूज होंगे, तो यहाँ पर ये शो करेगा +4, राइट। इसी तरह अब हम नीचे जाते हैं, नीचे तो डी से भी बड़ा आदमी मिल गया हमसे, डी तो था ही बड़ा आदमी, डी से भी बड़ा आदमी मिल गया एफ, अब उससे भी बड़ा आदमी है, अब वो तो जाकर सीधा मोदी जी के साथ उसकी हाय हेलो ही करवाने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोदी जी के साथ उसका और कांटेक्ट बढ़ गया, मींस यहाँ पर क्या होगा, 6s का जो हमारा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो और ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर वो क्या शो करेगा, +4 चार्ज, यहाँ पर भी वो क्या शो करने वाला है, +4 चार्ज, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 100% शील्डिंग है, यहाँ पर 4 शील्डिंग हो गई है, मींस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, अब आप पूरी तरह से छुपे नहीं हो। और एफ के केस में वेरी पुअर शील्ड, क्या होता है एस के केस में, और सॉरी एफ के केस में वेरी पुअर शील्ड। देखो यहाँ पर +6 के केस में वो अगर उसकी मर्जी है वो +4 भी शो कर सकता है और 2 भी शो कर सकता है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। 4 होने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे टोटल होने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि वो +4 चार्ज शो करेगा या +6, लेकिन कर दोनों सकता है। लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि वो सिर्फ क्या लूज कर रहा है, +4, मींस 4 ही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पाएगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन से उसका कोई लेना देना नहीं, राइट। तो यही क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, लिखेंगे हम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ
ड्यू टू पुअर shielding effect of d and f orbital, the outermost s electrons, कौन से electrons, s electrons do not participate in bond formation called inert pair, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या जाते हैं मींस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, आउटर मोस्ट शेल की वजह से ही होता है। और आउटर मोस्ट में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है एस और पी, तो एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लूज होने चाहिए, लेकिन डी और एफ आने की वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल का एस ऑर्बिटल होता है उसका अट्रैक्शन हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, और जहां पर अट्रैक्शन हुआ फिर चीज नहीं जाएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जो हम ग्रुप 18 पढ़ते हैं वो भी इनर्ट होती हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए इस इफेक्ट का नाम भी क्या रख दिया गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, की वो रिएक्टेबल नहीं करेंगे, राइट। तो ये हो गई बात हमारी इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि क्वेश्चन है हमारा कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो +4 जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, मींस +6 तो नीचे शो ही नहीं हो रहा, नीचे क्या शो हो रहा है, +4, राइट। तो ये किस वजह से हो रहा है, सभी को पता है, अभी रीजन पढ़ा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, why +4 oxidation state become more stable down the group in group 16। पता ही है सबको रीजन, अब तो पढ़ ही लिया अभी, right, due to inert pair, due to inert pair due to inert pair effect, right। तो अब ये हो गया थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। इसी तरह यही इनर्ट पेयर इफेक्ट यहीं पे याद रख लो क्योंकि सेम ग्रुप 15 में भी आना है, ग्रुप 15 में भी सेम ही चीज होगी, बस चार्ज का नंबर बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर बदल जाएगा, है वही ही, तो वहां पर हम इसे नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने इसे देख लिया। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की, जैसे हमने ऑक्सो एसिड्स देखे थे हैलोजेंस के, नाउ वी विल सी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। हमें अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बताने हैं, राइट। सभी को ये पता भी है ऑलरेडी, एक तो सभी को पता है सबसे इजी, जिसे हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, H2SO4, H2SO4 नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का स्ट्रक्चर से चलते हैं, ये रहा सल्फर, जितनी हाइड्रोजन है उतने ही OH लगेंगे,
जितनी हाइड्रोजन्स हैं उतने ही क्या लगेंगे, OH लगेंगे। तो लगा दो कितने, तो हमारे पास लगेंगे 2 OH। अब बची 2 ऑक्सीजन, का मतलब 4 जुड़ेंगे। 4 कैसे जुड़ते हैं सभी को पता है, ऐसे जुड़ते हैं। तो क्या जोड़ देंगे हम, 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे और 2 OH। ठीक है, सब में 4 जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे मैंने आपको बता ही दिया है। 2 OH, कितनी हाइड्रोजन उतने OH उतने, बाकी बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता ही है सबको 2 बॉन्ड बनाती है। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। सल्फर के सभी को पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 मींस हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बना है, राइट। अब इससे पहले आएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो वर्ड सुना होगा बहुत बार हो गया, थायो यूरिया, राइट। थायो वर्ड यूज होता है जब ऑर्गेनिक पर जाएंगे दोबारा देखेंगे, अभी के लिए याद कर लो। थायो वर्ड यूज होता है सल्फर के लिए ही। अब देखो इसके अंदर एक सल्फर है ऑलरेडी, एक सल्फर और क्या है वो ऐड करो तो यहाँ पर हो जाएगा H2S2। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब जब 4 ऑक्सीजन थी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे थे। अगर मैं दोबारा फिर यहाँ पर O4 कर दूं तो स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस तरह बनेगा। ये सल्फर रहा, सल्फर, क्योंकि सल्फर में ग्रुप 16 का है। ये भी जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है ऐसे ही 2 बॉन्ड बनाता है, OH OH, राइट। और अब 1 2 3 4 5 6 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ऑक्सीजन कितने होंगे, 1 2 3, एक ऑक्सीजन रह गई है। इसके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। तो यहाँ से आइडिया लग गया, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन आएंगी, 3 ऑक्सीजन आएंगी। एक ऑक्सीजन की जगह हम दूसरा सल्फर ले आएंगे, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सेम तरह बॉन्डिंग करेगी, सेम तरह बिहेव करेगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन की जगह क्या ले आए हैं, एक सल्फर। और दूसरी बात हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से पहले क्या आ रहा है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 आएंगी, इससे आगे ऑक्सीजन बढ़ती रहेंगी। इजी जो लगे उस तरह से इसे याद रखने की कोशिश करें। ये हो गया हमारा थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वी विल टॉक अबाउट पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट का नाम है पर ऑक्सो पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक का मतलब है, मोनो का मतलब एक, सल्फर एक आएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो डायरेक्ट H2SO5। इसका जनरल नेम भी होता है, जनरल नेम होता है इसका कैरोज एसिड। क्या होता है, कैरोज एसिड। क्या होता है इसका जनरल नेम, कैरोज एसिड। तो जरूरी नहीं है पेपर में वो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ये लिख के पूछे, वो कैरोज एसिड के नाम से भी आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। और जनरली पूछा भी कैरोज से ही जाता है, बहुत रेयरली पर ऑक्सो से पूछा जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, 4 जुड़ने हैं, 4 कैसे जोड़ने हैं वो देखते हैं। ये रहा सल्फर, जितने हाइड्रोजन उतने OH जोड़ने हैं हमें, ठीक है। पहले ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ये रहा OH। अब देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 हो चुके हैं, 2 रह रहे हैं, 3 हो चुके हैं, 2 रह रहे हैं और एक हाइड्रोजन रह रहा है। अब सभी को पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पर इसलिए लग जाएगा O OH,
इसके भी दो कंप्लीट, इसके भी दो कंप्लीट और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट। तो सल्फर के देखो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं कंप्लीट। तो इस तरह बन जाएगा स्ट्रक्चर H2SO5। नेक्स्ट इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डाई थायोनिक एसिड। डाई थायोनिक एसिड देखो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से पता था एक सल्फर आ गया, दूसरा सल्फर कैसे पता चला, थायो वर्ड से। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं लिखा, अब इसने सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा सीधा डाई थायोनिक एसिड। डाई का मतलब दो, थायो का मतलब क्या, सल्फर। कितने सल्फर आएंगे, दो सल्फर आएंगे। अब फिर तो इसका फॉर्मूला होगा H2, बस एक ऑक्सीजन बढ़ा देना हो, S2O6। वही स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दो सल्फर है, अब क्या करने हैं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दो, दोनों सल्फर्स के बीच में एक एक बॉन्ड बना दो। बना दिया, कितनी ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो उससे ये तो पता ही है हमें, एक तो OH आना है, तो OH लगा दो। बाकी रही है कितनी ऑक्सीजन बची, 4 ऑक्सीजन, दोनों को बराबर बराबर बांट देनी है सारी चीजें। तो 2 ऑक्सीजन, तो ही 4 बॉन्ड ही बनाना है, ये 1 मतलब 1 2 3 4 4 अटैचमेंट्स ही जोड़ रहा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो वहां पर भी सेम 6 ही है हमारे, राइट। इसी तरह हम आगे चलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका दूसरा नाम होता है ओलिन। जिनके लिए दो दो नाम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये, इनको ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में। कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन बढ़ाते जाओ, यहाँ जाएगा H2S2O7। क्या है, H2S2O7। कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, ये रही एक ऑक्सीजन, बाकी सारा सेम। ये हो गया हमारा ओलियम। क्या हो गया ये हमारा ओलियम। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है, मिटा रही हूं मैं यहाँ से, ये था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वो है पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा नाम है उसका मार्शलाज एसिड। दूसरा नाम क्या है, मार्शलाज एसिड। फॉर्मूला विल बी H2SO8 S2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसको उसने उठा के डबल कर दिया, S2O8 हो गया, और ये H2 सेम है, ठीक है। अब इसको बताओ सेम, ये जिसे आ गया उसे ये आ गया, और जिसे ये आ गया उसे ये वाला आ गया। एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो क्या करो, 2 ऑक्सीजन डाल दो, सेम। ये बन गया हमारा क्या, पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया इसका नाम, पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और जो भी हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं, चाहे ऑक्सो एसिड्स के, चाहे ग्रुप 16 17 में किए थे, चाहे 16 में किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे भी रट लेना अच्छे से, क्योंकि पेपर में हर बार पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनके आने के स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो ये थे आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सर